का स्वागत है। और आज एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा के बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे जो हमारे देश की आज़ादी के वे 15 दिन 1 अगस्त से 15 अगस्त 1947 तक इस देश में प्रमुख राजनेता क्या क्या कर रहे थे, उनकी गतिविधियां क्या चल रही थी। और बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो शायद हमें ध्यान में नहीं होंगे या किस स्पष्ट रूप से सुने होंगे हमने। मैं सबसे पहले आप लोगों का एक परिचय कराना चाहूँगा। एक हमारे कार्यकर्ता हैं श्री प्रशांत पॉल जी। उन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही शोध करके इस पुस्तक का लेखन किया है और एक बहुत लंबी यात्रा के बाद उन्होंने इन तथ्यों को जुटाया है। और मैं जो भी इस तथ्य इसमें से बोलूँगा, मैं सबके सामने पहले से ही कहता हूँ, इस पुस्तक में से जो लिखा है उसको पढ़ करके, उसमें समझ करके उसकी व्याख्या ही मैं आपके सामने करने वाला हूँ। और साथ ही प्रशांत पॉल जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा गूढ़ रहस्य लोगों के सामने पर्दा खोला है जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही जरूरी है आज के युवाओं के लिए, देश के जानना चाहिए। मित्रों, ये एक ऐसी गाथा है जो केवल हमको सुनने को ही मिली है, और वो भी कभी किताबों में पढ़ा, किसी से सुना, तो टुकड़ों टुकड़ों में मिली। लेकिन जब मैंने इस पुस्तक को पहली बार पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतनी गहनता के साथ और इतनी तथ्यात्मक जानकारी कैसे जुटाई होगी। तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा और अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इस पूरी गाथा को, 15 दिन की गाथा को मैं 3 पार्ट में, 3 भागों में बोलूँगा। पहला भाग में 1 से 5 अगस्त तक जो प्रमुख घटनाएं हुई उसके बारे में शुरू करता हूँ। मित्रों, दिन 1 अगस्त का था और उस 1 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं इस आज़ादी के आंदोलन के एक बहुत बड़े पुरोधा महात्मा गांधी जी के बारे में अपनी बात शुरू करता हूँ। महात्मा गांधी जी श्रीनगर की यात्रा पे गए थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रीनगर की यात्रा, जम्मू कश्मीर की यात्रा, उस यात्रा वो ऐसी यात्रा थी जब महाराजा हरि सिंह ने उस यात्रा का विरोध किया था, वहाँ के राजा ने विरोध किया था। एक ऐसा बिन बुलाए मेहमान की तरह गांधी जी वहाँ पर पहुँचे थे। अब उसके पीछे की कहानी क्या है, तो मैं जितना समझता हूँ, किताब में भी कुछ बातें लिखी है कि कुछ दिनों पहले शेख अब्दुल्ला साहब को महाराजा हरि सिंह जी ने गिरफ्तार कर लिया था, जेल में डाल रखा था। और अब्दुल्ला साहब जो है नेहरू जी के बहुत अच्छे मित्र होते थे और इसके कारण उनको छुड़वाना और वो उनकी बड़ी प्राथमिकता बनी थी। कुछ दिनों पहले ही नेहरू जी खुद शेख अब्दुल्ला को छुड़ाने के लिए, वकालत करने के लिए कश्मीर जाने की बात कही थी, लेकिन वहाँ के हरि सिंह जी ने और वहाँ के सचिव थे श्री रामचंद्र काक, उन्होंने खुद ने उसको नेहरू जी की यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया और उनको जाने नहीं दिया वहाँ पर। तो एक गुस्सा नेहरू जी के मन में था महाराजा हरि सिंह जी के प्रति और खास करके रामचंद्र काक के प्रति। और इस योजना के तहत, बाकी भी कुछ काम होंगे जरूर, लेकिन इसी योजना के तहत महात्मा गांधी जी 1 तारीख को, अगस्त को श्रीनगर पहुंचे। और इसमें और भी कुछ खास बात थी कि उनकी जो व्यवस्था थी, सारी वहाँ की सारी जो अरेंजमेंट है वो शेख अब्दुल्ला साहब की पत्नी बेगम जहां अकबर और उनकी बेटी संभाल रही थी। और उनका जो आवास तय किया गया वो किशोरीलाल जी सेठ थे, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनके घर पे उनका आवास किया गया। और इस सब के बीच में इनके पास में उनकी योजना महाराजा हरि सिंह से मिलने की नहीं थी, लेकिन जाने के बाद जब श्री रामचंद्र काक ने उनको 1 अगस्त को निमंत्रण दिया कि आप आए हैं तो जरूर हरि सिंह जी से मुलाकात करिए, भेंट करिए, जो उनकी इच्छा भी थी, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। तो एक ऐसी घटना उस दिन 1 तारीख को होती है। एक सुदूर जो गिलगित बल्तिस्तान है, उसको उस समय गिलगिट एजेंसी के रूप में क्षेत्र को जाना जाता था। और उसी समय अंग्रेजों ने वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो महाराजा हरि सिंह जी को सौंप दिया था। कश्मीर राज्य में उसका विलय कर दिया था। और साथ ही उसकी एक सेना थी गिलगिट स्काउट करके। वो गिलगिट स्काउट जो है वो उसके पास, हरि सिंह जी के पास आ गई। लेकिन उसमें से एक बात, तथ्य की बात यह है कि उसमें अधिकांश मुस्लिम सैनिक थे। और उसका जो एक सूबेदार मेजर था बाबर खान, तो हरि सिंह जी की फौज में शामिल हो गए, लेकिन
बहुत दिन नहीं लगे उसकी पहचान होने में, और मात्र 2 महीने और 3 दिन बाद ही उसका परिणाम देखने को मिला। जिस प्रकार की आशंका महाराजा हरि सिंह जी को थी, उस सेना ने विद्रोह किया और उसके सूबेदार जो ब्रिगेडियर जो थे गसारा सिंह जी, उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसा एक घटना भी उस दिन आती है। उसी समय हम सब जानते हैं कि आज़ादी का जो विभाजन का जो दौर जो घोषणा शुरू हुई, और उसी समय देश भर में दंगों का भी एक दौर चल पड़ा। तो खास तौर पे जो विभाजन के क्षेत्र थे, एक उधर बंगाल में और एक उधर पंजाब में, उनके अंदर एक बहुत भयावह स्थिति धीरे धीरे निर्माण हो रही थी। और उसी समय पंजाब बॉर्डर पे पंजाब बाउंड्री फोर्स का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम, सिख और हिंदू सभी जो है इनको लिया गया, शामिल किया गया। लेकिन उस सब के बाद भी उसमें जो लोग थे और उसके कारण जो कुछ भी थोड़े दिनों बाद ही उसका देखने को मिला, अयूब खान थे, नासिर अहमद थे, दिगंबर बटार थे, सब ब्रिगेडियर नियुक्त हुए थे। लगभग 50,000 की सैनिक उसके अंदर थे। लेकिन जैसे कि आशंका थी, थोड़े दिनों बाद ही, केवल 15 दिन बाद, उस सेना का मुख्यालय जो लाहौर में था पूरा जला दिया गया, विरोध किया गया। और उसी समय एक बंगाल में घटना होती है 1 तारीख को ही। शरद चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, उन्होंने कांग्रेस की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बहुत सहज नहीं होता है, वर्षों तक किसी पार्टी में काम करता है कोई कार्यकर्ता नेता और वो इस्तीफा दे दे, तो उसके पीछे राज क्या था। तो शरद बाबू जो थे वो कांग्रेस के नेता थे, और उस समय 37 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में 34 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिली थी, 34 सीटें जो है कृषक प्रजा पार्टी को मिली थी, और 54 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो शरद बाबू ने नेहरू जी को सुझाव दिया कि कृषक पार्टी के साथ मिलकर के हमें सरकार बनानी चाहिए पंजाब में। लेकिन नेहरू के मन में, चाहे वो कश्मीर हो चाहे बंगाल हो, सब जगह एक मुस्लिम प्रेम उनके व्यवहार में दिखाई देता था, और उन्हें बंगाल में सरकार नहीं बननी थी। और मजबूरीवश उस समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के और कृषक प्रजा पार्टी को सरकार बनानी पड़ी, और उसका परिणाम उस समय मुस्लिम लीग के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद में वहाँ आपने सबने एक नाम सुना ही होगा, सुहार्दगर्दी, वहाँ का एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम लीडर हुआ, और उसके नेतृत्व में फिर बंगाल में डायरेक्ट एक्शन नाम का एक जो उपद्रव हुआ, दंगा हुआ, मैं समझता हूँ सामूहिक नरसंहार हुआ, 5,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। तो उसी समय 1 तारीख को दंगों के समाचार भी सब तरह से आ रहे थे, और ख़ास तौर पे जो पंजाब का बॉर्डर था, उस बॉर्डर में दंगे भी बढ़ के जा रहे थे। तो ऐसा करके 1 तारीख का दिन इन प्रमुख घटनाओं के साथ पूरा होता है। 2 तारीख को सुबह सुबह की बात है, प्रधानमंत्री, मनोनीत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आवास 17 यार्क रोड, उस 17 यार्क रोड में एक विशेष चहल पहल थी। और नेहरू जी जो है, देश भर में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस दिन भी क्या कपड़े पहनूंगा 15 अगस्त को, इसकी चर्चा में मीटिंग बुला करके बैठे। कुछ प्रशासनिक नियुक्तियां करनी थी, ऐसी अनेक बातों में वो उस समय व्यस्त थे। और दूसरी तरफ सरदार पटेल, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से उनका नाम विख्यात है, वो देश भर की रियासतों का जोड़ने का काम में अपने जो गृह विभाग के अधिकारी वीके मेनन, उनके साथ बैठ के लगातार मीटिंगें कर रहे थे। और उसी समय ध्यान में आता है हमें कि हैदराबाद, भोपाल और इंदौर, ये 3 रियासतें थी जिन्होंने भारत के अंदर मिलने से थोड़ा इनकार किया था। बाकी लगभग सारी रियासतें, और इसी की रिपोर्ट जो है वीके मेनन ने, उससे विदेश विभाग के सेक्रेटरी जो थे सर पैट्रिक, उनको उन्होंने वो रिपोर्ट भेजी कि सभी लोग मिलने को तैयार है 3 रियासतों को छोड़ करके। उनके पीछे भी अपना एक गणित है, आगे मैं समय समय पे आपको बताऊंगा। और इसी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आवास विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया रोड पर राजेंद्र प्रसाद जी रहते थे, तो उनके आवास में भी एक विशेष चहल पहल थी, क्योंकि वो राष्ट्रपति बनने वाले थे। और उसी समय उन्होंने वहाँ के उस समय के सेना नायक जो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह जी, उनको बुला करके पूरी 15 अगस्त की कार्यक्रम की रचना, कैसे पूरा उत्सव मनाया जाएगा, देश भर में कहाँ कहाँ मनाया जाएगा, कौन कौन शामिल होगा, तो उस सब की योजना राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। और उसी समय ये जो हमारा संयुक्त प्रांत है, जिसको आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को
सुबह सुबह जल्दी उठने से पहले ही बहुत बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2 अगस्त की घटना है। कारण क्या बताया गया? तो सरकार के मन में आशंका थी कि इस प्रकार के इस विभाजन के समय में हिंदू महासभा के लोग उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट एक्शन का प्लान कर सकते हैं। जो डायरेक्ट एक्शन बंगाल में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया सुहाग गर्दी के नेतृत्व में, वैसी ही उनको आशंका थी, इसलिए हिंदू महासभा के लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया। और 2 तारीख की वो दिन थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को गृह मंत्री बने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए औपचारिक पत्र दिया। हालांकि उन्होंने वो पत्र देते समय भी कहा था कि केवल औपचारिकता है, आप तो मेरे साथ पहले से ही हो। निश्चित रूप से सरदार पटेल जी का एक महत्वपूर्ण स्थान उस समय बना ही था और लगातार वो इतिहास बताता है, तथ्य भी बताते हैं कि उनकी योगदान, उनकी योग्यता कहीं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कम नहीं थी। और उनकी सोच, उनका विचार, उनकी कार्यशैली यदि वो होते तो आज एक अलग ही प्रकार का देश का निर्माण होता, देश की प्रकृति होती, देश की एक परिस्थितियां होती, ऐसा मैं समझता हूँ। इस सब के बीच में महाराष्ट्र में एक मीटिंग चल रही है। कौन कर रहे हैं मीटिंग? तो वहां पे कम्युनिस्ट भावना से काम करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट विचारों को लेकर काम करते हैं, जो उग्रवादी या जो एक गर्मपंथी लोग थे, जो खास तौर पे कम्युनिस्ट विचार से प्रभावित थे। ऐसे लोग आलमदी में एक मीटिंग कर रहे थे। 2 दिन की उनकी मीटिंग थी, 1 अगस्त को शुरू हुई थी। उसमें प्रमुख रूप से शंकर राव मौर्य, भाऊराव रावते आदि सब लोग बैठ करके चिंतन कर रहे थे कि आने वाले दिन में जब नई सरकार बनेगी तो हमारा क्या रोल होगा। और उसी में से ये तथ्य तय किया गया, उन्होंने बात की कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इतनी बड़ी पार्टी के नेता सब लोग बैठ करके देश भर की जो एक विपरीत परिस्थितियां थी, देश भर में जो दंगे हो रहे थे, उनके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। और उसी समय 2 अगस्त को ही पूना में, महाराष्ट्र पूना में हिंदू महासभा की एक एसपी कॉलेज में पब्लिक मीटिंग रखी गई, सार्वजनिक सभा रखी गई। और उसमें जब सब लोगों ने सुना कि वीर सावरकर जी आने वाले हैं, तो वीर सावरकर के नाम से वो एक छोटी मीटिंग थी, वो एक बड़ी विशाल सभा में बदल गई। और वीर सावरकर जी ने उस सभा में सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस विभाजन के लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, अपितु देश के आप सब और हम सब नागरिक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कांग्रेस जैसी विभाजनकर्ता पार्टी को हमने समर्थन दिया। ऐसा उन्होंने उस समय ललकार के कहा। आज 2 तारीख थी और गांधी जी अपने लगभग आवास पे ही थे पूरे समय, कहीं बाहर नहीं गए। लेकिन बेगम और उसकी बेटी सुबह से लेके गांधी जी को लगातार ये समझाने का प्रयत्न कर रही थी कि शेख साहब की रिहाई कितनी जल्दी जरूरी है। ये काम में वो सुबह से शाम तक लगी रही। और हम सब जानते हैं कि वो जो 2 तारीख की रात संपूर्ण देश में जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, उसमें खबरें जो लगातार दंगों की आ रही थी, और आज की रात निश्चित रूप से भयानक रहने वाली थी। ऐसा ही जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 3 अगस्त को, तो आज के दिन जो है एक चिर प्रतीक्षित मुलाकात महात्मा गांधी की महाराजा हरि सिंह जी से होने वाली थी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा पहले से ही कि महात्मा गांधी जब कश्मीर की तरफ गए, श्रीनगर गए उनके दौरे पर, तो उन्होंने पहले से एक बात तय कर रखी थी कि मैं किसी को भी भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की बात का आग्रह नहीं करूंगा। और उन्होंने कश्मीर में जब श्री हरि सिंह जी से मुलाकात की, पूरी मुलाकात में उन्होंने उस समय में एक शब्द नहीं बोला। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी का उस समय इतना बड़ा कद था कि यदि वो हरि सिंह जी को बोलते तो हरि सिंह जी इनकार नहीं करते, और उनका निश्चित रूप से जो है वो उस समय ही वो समस्या का समाधान हो गया होता। लेकिन समय काल परिस्थितियां किसी को जवाब मांगती है, बाद में मांगती रहती है, लेकिन जो होनी है वो होती है। और हम सब देखते हैं कि कश्मीर की समस्या का समाधान कितने दिनों बाद जाकर के किस प्रकार से हो रहा है। अभी भी आज भी कश्मीर हिंसाग्रस्त है। उस मीटिंग का एक सबसे खास बात थी कि आपको सोचोगे भी किस लिए गए थे वो मिलने के लिए, तो उसका परिणाम बताता हूं मैं कि उसका परिणाम क्या हुआ मीटिंग का। 3 अगस्त को मीटिंग होती है, लोग बहुत अच्छा स्वागत होता है। हालांकि महात्मा गांधी जी को निमंत्रण नहीं था, बिना बुलाए वो आए थे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्वागत महात्मा गांधी जी का किया गया, उनकी बात एकांत में सुनी गई।
और उस मीटिंग का परिणाम होता है कि ठीक 7 दिन के बाद रामचंद्र काक जो उनके प्रमुख सचिव थे उनको पद से हटा दिया जाता है। और साथ ही दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि शेख अब्दुल्ला साहब की रिहाई केवल 3 महीने में 29 सितंबर को उनकी 1 महीने और कुछ दिनों के बाद ही 29 सितंबर को उनकी रिहाई हो जाती है। अब आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि आखिर महात्मा गांधी का बिना बुलाए कश्मीर जाने का औचित्य क्या था। और उसी समय हम सब देखते हैं कि उनका मन में भाव था कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का एक सर्वमान्य नेता हूं, पितृपुरुष हूं। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में महात्मा गांधी जी की क्या इज्जत थी। उनको वो हिंदू नेता ही मानते थे, कभी उनको अपना पितृपुरुष नहीं माना पाकिस्तान के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने खास तौर पे। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो मुस्लिम प्रेम था एक, अब उनके बारे में मैं इस लाइव में कुछ अलग नहीं कहूँगा, मेरी पूरी श्रद्धा है उनके साथ में, लेकिन फिर भी उनका मुस्लिम प्रेम जो है वो आश्चर्यजनक था। उसी समय हमारे हिमाचल प्रदेश के 2 राजाओं के मन में भी एक विचार आया। ये जो मंडी और सिरमौर है वहाँ पे राजा होते थे और उनकी अलग रियासत होती थी, और उनके मन में भी एक विचार आया उस समय कि हम भी जो है ये जो कश्मीर के अंदर अलग होने की भावना आ रही है, पूरा जो पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर के एक बृहद पहाड़ी क्षेत्र का परिषद कोई बना ली जाए और हम स्वतंत्रता घोषित कर दें अपने। तो उन्होंने प्रयास करके लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात की, उन्होंने उनको निवेदन किया कि इस प्रकार की हमें स्वतंत्रता की इजाजत दी जाए, हम लोग मिलना नहीं चाहते। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उनकी बात को रखा, उन्होंने पत्र लिखा सरदार पटेल को। हालांकि उनको मालूम था कि इस प्रकार की कोई मांग जो है पटेल मानने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर से जो है उनको एक आश्वस्त किया कि मैं आपकी सहायता करूंगा। और उसी दिन 3 तारीख को ही डॉक्टर अंबेडकर जी को भी हम सब जानते हैं कि कानून मंत्री बनने का, एक मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता नेहरू ने दिया था। और उसी समय एक और जिनका हमने नाम सुना होगा, विभाजन की जो पूरी रूपरेखा बनाने के लिए वहां के एक ब्रिटेन के बहुत ही निर्भीक, अपने आप में निर्भीक एक न्यायाधीश होते थे, सिरिल रेडक्लिफ। हम इस विभाजन की रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं। तो रेडक्लिफ को बुलाया गया। अब उसके पीछे क्या कारण था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को बुलाया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ये चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जिसको हिंदुस्तान के भूगोल की जानकारी नहीं हो, इस क्षेत्र के भूगोल की जानकारी नहीं हो, ताकि मैं जो कहूं उस बात को वहां पर वो मान ली जाए। और जनता में भी ऐसा ही धारणा उनके प्रति थी। तो उनके प्रति कोई बहुत श्रद्धा और विश्वास इस देश के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिला। सब लोग जानते थे कि रेडक्लिफ जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन की कठपुतली है और उनके कहने से ही जो वो करेगा वो करने वाला है। उसी समय 3 तारीख को 4 बजे 17 यार्क रोड यानी नेहरू जी के आवास से एक प्रेस नोट जारी होता है। उस प्रेस नोट में जो 13 सदस्य मंत्रिमंडल है उनके नाम घोषित होते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, उसके बाद में जो दूसरा नंबर था वो सरदार पटेल का था, तीसरा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर जान मथाई थे, जगजीवन राम जी थे, सरदार बलदेव सिंह जी जो पंथिक पार्टी यानी अभी जो अकाली पार्टी है उनके नेता होते थे, डॉक्टर बलदेव सिंह जी। और उसके साथ में CS भाभा होते थे। महिला के नाते राजकुमारी अमृत कौर उसमें शामिल की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST फेडरेशन के नाते उनको शामिल किया गया था। और हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के नाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसमें शामिल किया गया था। 2 और सदस्य थे, विष्णु हरे डालमिया और षणमुगम चेट्टी थे। तो ऐसे कुल मिला के 13 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नेहरू ने घोषित किया और उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसी समय एक और घटना इस देश के अंदर हुई। राम मनोहर लोहिया जी, जिन्होंने पश्चिम में जब मुंबई के से वहां ने प्रेस नोट जारी किया और कहा कि गोवा की जो स्वतंत्रता है वो भारत के साथ संभव नहीं होगी। और गोवा के लोगों को उन्होंने कहा कि आप अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखो। ऐसी एक घटना भी 3 तारीख को होती है। और वहीं दूसरी ओर जिस बैठक का मैंने जिक्र किया था, आलंदी महाराष्ट्र की बैठक में जो कम्युनिस्ट लोग हैं उन्होंने अंतिम दिन एक संकल्प पारित किया कि हमें अलग पार्टी नहीं बनानी है, हमें कांग्रेस में ही एक दबाव समूह, कम्युनिस्टों का दबाव समूह बनाना है
जिसमें शक्तिशाली समूह का निर्माण करना है, जिसमें शंकरराव मौर्य, केशवराव पाथे, भवराव रावते, तुलसीदास जाधव आदि थे। सभी महाराष्ट्र के लोग थे अधिकांश। और उसी समय जिस प्रकार से जो एक दंगों का धीरे धीरे जो समाचार बड़ी दुखद था, और उसके कारण सब तरफ से शरणार्थी जो लोग हैं वो पलायन करने का अपना एक उनका योजना बनने लग गई थी। और महात्मा गांधी जी का वो अंतिम दिन था श्रीनगर में 3 तारीख को। लेकिन उस दिन भी बेगम जहां आरा और उनकी बेटी के यहाँ उनका भोजन था, उनको निमंत्रण दिया गया। महात्मा गांधी ने सहर्ष स्वीकार किया कि अंतिम भोजन जो है जाते जाते बेगम क्या करेंगे। और बेगम ने भी कोई खास कसर नहीं छोड़ी, बड़ी जबरदस्त राजसी ठाट बात से उनका स्वागत किया, बहुत अच्छे तरीके से उनको आदर सत्कार किया। राजसी ठाट बात देख करके तथ्य आता है कि महात्मा गांधी बहुत प्रसन्न भी नहीं थे कि इस प्रकार की मैं पार्टी में इस प्रकार के ठाट बाट में भोजन में करूं। लेकिन उन्होंने भोजन किया, काफी देर रुके और वहां से फिर उन्होंने विदा ली। तो ऐसा एक 3 अगस्त का दिन भी हमारे इस इतिहास में से आगे बढ़ता है। अंतिम जो 2 दिन जिनको आज मैं बोलने वाला हूं, ऐसा 4 तारीख की सुबह एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग चलती है जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है, जो आज भी पाकिस्तान के साथ में संघर्षरत है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से अत्याचार बलूचिस्तान में हो रहा है। उसकी नींव जो है उस समय से पड़ी हुई है। और बलूचिस्तान को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है लॉर्ड माउंटबेटन के घर पे हो रही थी। और उसमें 2 लोग उस बैठक में अपेक्षित थे, एक अपने जिन्ना साहब और एक मीर अहमद यार खान। उस क्षेत्र के जो लीडर थे वो दोनों उस बैठक में आए और कई सारे तर्क उन्होंने उस समय दिए। उन्होंने कहा कि भाई जो वहाँ की जो भाषा है बलूचिस्तान की अवस्था भाषा, वो संस्कृत के साथ ज्यादा निकटता है उसकी, और उसके कारण उन्होंने तर्क दिया कि इसको भारत के साथ मिलना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान की भारत के साथ एक लंबी दूरी थी, भौगोलिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, तो उन्होंने उस समय इनकार कर दिया। दूसरा तर्क उन्होंने ईरान के साथ मिलने का भी कहा, लेकिन ईरान में उस समय क्या अभी भी शिया मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग रहता था, सुन्नी वहां पे बहुत कम होते थे। तो यहाँ इधर जो सुन्नी मुसलमान थे उसके कारण ईरान के साथ मिलना नहीं हुआ। तो काफी तर्क वितर्क हुए, लेकिन उस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला और बलूचिस्तान का निर्णय जो है वो पेंडिंग रह गया था। एक बहुत ही दुखद घटना, पंजाब का जो हिस्सा हमारा पाकिस्तान में चला गया है, ऐसा एक जिला था लायलपुर। वो लायलपुर जिले में अधिकांश व्यापारी वर्ग रहता था और व्यापारी वर्ग में भी हिंदू और सिख बहुत बड़ी मात्रा में संपन्न वर्ग। इलाका बड़ा समृद्ध था, बहुत उपजाऊ था, उसके कारण कॉटन की, अनाज की मंडियां, कॉटन की मिलें बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग 70% 80% जो है वहाँ का मुद्रा जो है, जो टैक्स है, वो हिंदू लोग देते थे, सिख लोग देते थे। उस समय का एक मैं आंकड़ा बताता हूँ, आपको ध्यान में आएगा कि 1946 में लायलपुर एक जिले ने 61,90,000 रुपए का टैक्स भरा था हिंदू सिख लोगों ने। तो हम सब जानते हैं उस जगह की क्या स्थिति है। उस जगह में एक जगह आती थी जरनवाला, जो शहीद भगत सिंह जी का पैतृक गांव था। उस समय उस जगह पे उसी समय 3-4 तारीख को एक मुस्लिम नेशनल गार्ड, जो मुस्लिम लीग का ही एक आक्रामक दस्ता था, उनकी एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में क्या योजना बन रही थी कि जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े महवेलियां हैं, बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, इनके मालिक कौन बनेगा, इनको भगाएंगे कैसे, इनको लूटेगा कौन, इनको मारेंगे कैसे। ये सारी योजना मुस्लिम जो है नेशनल गार्ड की बैठक में लगातार बन रही थी। हालांकि उस समय लायलपुर के लोगों को यदि कोई कहता कि भाई इस प्रकार की बात हो सकती है, तो वो सब लोग उनको पागल ही कहते, क्योंकि उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते, केवल 15 दिन के बाद, और यहाँ की कुछ घटनाएं तो उससे पहले भी हुई, उस जगह पर इतनी वीरानी खड़ी हो गई कि वहाँ का एक भी हिंदू परिवार वहाँ रह नहीं सका और सामूहिक नरसंहार पूरा भगाया गया, लोगों को, बेटियों को, बहुओं को लूटा गया। और इस प्रकार की एक बहुत ही विभत्स घटना वहाँ पर हुई। और इसी के साथ 4 अगस्त को जो महात्मा गांधी श्रीनगर से जम्मू जाना था उनको, तो सुबह सुबह जो वो रवाना हो रहे थे, तो दोनों माँ बेटी उनकी हाजिरी में, उनकी प्रार्थना से पहले ही आके खड़ी हो गई
और लास्ट जाने तक, गाड़ी में बैठने तक वो उनको यही समझाती रही कि शेख अब्दुल्ला साहब की रिहाई आप कराइए कैसे भी करके। उनका एक ही एजेंडा था, उनकी यात्रा का और उनकी माँ और बेटी का दोनों का। और उसमें से गांधी जी मौन समर्थन दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उधर कराची में भी एक बैठक नेशनल मुस्लिम गार्ड की चल रही थी, क्योंकि 7 अगस्त को स्वयं जिन्ना वहां पे पहुंचने वाले थे, जिन्ना आने वाले थे। और इसके कारण उनकी पूरी तैयारी हो रही थी कि कैसे उससे पहले पहले एक यहाँ के जो स्थानीय हिंदू समाज है उनके ऊपर बड़ा आक्रमण किया जाए, अटैक किया जाए और हिंदू बहुल इलाकों को खाली कराया जाए। क्योंकि जिन्ना के आने के बाद में हो सकता है कि ये सब चीज़ नहीं करने दे और उस पर रोक लग जाए। लेकिन उन्होंने पहले से इसकी योजना बहुत बनाई। और हम सब जानते हैं कि उसी समय ये जो 10 अकबर औरंगजेब रोड जो दिल्ली में है, रुकियन जोन में, 10 औरंगजेब जो जिन्ना का बंगला था, जिन्ना ने कुछ सालों पहले उस बंगले को खरीदा था। लेकिन जब जिन्ना को लगा कि मुझे तो जाना है वापस, तो उन्होंने वो बंगला जो है, उस समय के जो बड़े उद्योगपति थे डालमिया जी, रामकृष्ण डालमिया जी, उनको उन्होंने वो बेच दिया था। और लास्ट के 3 डेज में वो लोगों ने अपना सामान पैक कर रहे थे। लेकिन मैं उस दिन की एक घटना आपको बताता हूँ। 4 अगस्त को जिन्ना से मिलने के लिए, हैदराबाद के नवाब मिलने के लिए, यहाँ का प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था। हम सब जानते हैं कि हैदराबाद रियासत का एक बहुत बड़ा समृद्ध रियासत इस देश के अंदर थी और एक मुस्लिम रियासत के रूप में वो एक वहाँ की एक पहचान थी और मुस्लिम बहुल एरिया होता था। लेकिन वो चारों तरफ से हिंदू बहुल इलाकों से जुड़ी हुई थी, घिरी हुई थी। और उसके कारण हैदराबाद के नवाब जिन्ना के पास सहायता मांगने के लिए उनका प्रतिनिधिमंडल भेजा और उन्होंने उस समय कहा कि मेरी सहायता कीजिए, मेरी जो है रियासत उसको चारों तरफ से हिंदू ने घेर रखा है, मुझे यदि स्वतंत्र भी रहना है और साथ में मुझे समुद्र तक जाने का कोई स्वतंत्र सुरक्षित रास्ता दिलाइए। और उस समय जिन्ना ने उनको आश्वासन भी दिया कि हम आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने पत्र भी लिखने का आश्वासन दिया। ऐसा एक सब जानते हैं। मैं आज के दिन 4 अगस्त को इस पूरी चर्चा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बताता हूं। बंबई के केबिल्टन रोड स्थित जहां पर एक सिनेमा हॉल भी था, उस सिनेमा हॉल के पास में आरएसएस का संघ कार्यालय था और वहां पे आज विशेष दिन था क्योंकि वहां पे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर संघ के सरसंघ चालक पधारे हुए थे और उसके कारण वो एक विशेष स्थान बन गया था। आज बहुत सारे स्वयंसेवकों की गहमागहमी थी। सब लोगों का एक चिंतन का विषय था उस दिन की गुरुजी जो है इस पूरे हिंसाग्रस्त इलाके में 4 दिन के लिए सिंध और कराची के प्रवास पे जाने वाले हैं। आप देखिए, इन परिस्थितियों में जब सब लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं, तब संघ के सरसंघ चालक एक ऐसा निर्णय करते हैं जो सभी स्वयंसेवकों को चिंता में डाल देता है। लेकिन जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं वहां के स्वयंसेवकों में एक उत्साह का संचार हो जाता है और वो उन्होंने आबाजी थत्ते के साथ में 5 अगस्त को जाने का उनका निर्णय था। सुबह वो निकलेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, उसकी प्रवास की व्यवस्था क्या रहेगी, सब बातों पे चिंतन चल रहा था। और ऐसा ही एक बड़ी दुखद घटना 4 अगस्त को ही हुई। मैं सुबह पहले भी जिक्र किया जिन बात का कि लायलपुर का जो एक जरन वाला गांव जो भगत सिंह जी का पैतृक गांव है, उन्हीं के परिवार के एक परिवार की केवल घटना सुनाता हूं। ये एक परिवार की केवल घटना इसलिए सुना रहा हूं कि बाकी सबका अंदाजा हमको लग जाए कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। तो सरदार करतार सिंह जी, उनका एक परिवार था जिसमें 18 सदस्य थे, 11 पुरुष थे और 6 महिलाएं थी। उसमें से 2 बूढ़ी महिलाएं थी, 4 बूढ़ी महिला थी, 2 जवान महिलाएं थी। और जिस प्रकार की बैठक का मैंने मुस्लिम गार्ड की बैठक का मैंने बताया था आपको, उसी चीजों का परिणाम इतना जल्दी हो जाएगा ऐसा सोचा नहीं जा सकता। और उसी समय जो है उनके घर पे उस गांव में, छोटे से गांव में चारों तरफ से लगभग 500 की संख्या में मुस्लिम गार्ड, नेशनल गार्ड के लोग हथियार लेकर के आक्रमण करने आ गए। उनकी तैयारी कितनी थी इस बात का अंदाजा लगाइए कि वो सबसे पहले घर जब बंद होता था तो घर में आग के गोले फेंकते थे, कपड़ा बांध करके उसमें केरोसिन डाल करके उसको आग लगा करके घर में आग के गोले फेंकते, एक के बाद एक आग के गोला फेंकते। पूरे घर में जब आग लग जाती तो अंदर वाला व्यक्ति क्या करेगा,
दरवाजा खोलेगा और उसी समय बाहर की पूरी भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ेगी, तलवारों से, बरछों से, फरसों से काटने में। तो जब उन्होंने उसके घर में आग फेंके, गोले फेंके, थोड़ी देर बाद में जब दरवाजा खोला गया तो उनके परिवार में 11 सदस्य थे और 11 के 11 लोगों ने हाथ में हथियार लेकर के उनके साथ मुकाबला किया। मुकाबला कुछ देर चला, कुछ लोग सहायता के लिए भी आए लेकिन सैकड़ों की भीड़ के सामने वो 11 लोग 12 लोग कहां टिकते। उनकी 4 महिलाओं को, बूढ़ी महिलाओं को जिंदा जला दिया गया और 2 जो जवान महिलाएं थी उनको उठा के ले गए और करतार सिंह जी की पत्नी का कोई पता नहीं चला कि वो कहां गई, कहां है, उसका कुछ पता नहीं चला। ऐसी एक विभत्स घटना आंखों के सामने हुई और इसी चीज के साथ साथ चलते चलते चारों तरफ दंगों की एक आग, सब लोगों का मन धीरे धीरे बनने लगा कि शरणार्थी शिविर जो चल रहे हैं उनमें जाना है। 5 अगस्त आज गांधी जी जो है जम्मू से लाहौर जाने वाले थे और लाहौर की यात्रा के दौरान वो रावलपिंडी के रास्ते से लाहौर की तरफ गए थे। तो रावलपिंडी के रास्ते में और लाहौर के बीच में एक स्थान आता था, वाहा नाम का एक शरणार्थी शिविर था और जहां पर पाकिस्तान से आए हुए जो भी हिंदू और सिख जो लोग बचे हुए लोग थे, जो दंगों में बच गए थे, उनको वहां पे रखा गया था और धीरे धीरे उस शिविर की संख्या जो है 15,000 संख्या हो गई थी। 15,000 लोग उस में आ गए थे। लेकिन उस जगह की परिस्थितियां देखते हैं तो उस समय एक शब्द का इस्तेमाल किया है इस पुस्तक के अंदर कि यातना गृह शायद उससे भी अच्छा हो सकता है जितना वो गंदी व्यवस्था, भद्दी व्यवस्था वहां की थी। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गांधी जी वहां जाए, क्योंकि वहां के लोगों में गांधी जी और कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत भयंकर आक्रोश मन में था कि कांग्रेस की जिम्मेदार वो मानते थे। और ऐसे समय में गांधी जी का जिद था कि नहीं मैं जाऊंगा। गांधी जी गए और उस दौरान कुछ लोग वहां से आगे, क्योंकि उनको सबको मालूम था कि ये जो वाहा इलाका है ये थोड़े दिनों के बाद में पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का इलाका होता था वो, तो हमें पूर्वी पाकिस्तान में जाना चाहिए। तो बहुत लोग निकल गए थे जिनके पास अपने साधन हुए या पैदल जो लोग निकल सकते थे वो निकल गए, रवाना हो गए। लेकिन उस समय भी जब गांधी जी आए तो 9,000 लोग लगभग उस शिविर में थे। लेकिन गांधी जी की सभा में मुश्किल से 1,000 लोग वहां सभा में पहुंचे। प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद जब उनका प्रवचन शुरू हुआ तो 2 लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये शिविर को जल्दी से जल्दी जो है पूर्वी पंजाब के अंदर स्थानांतरित करना चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा हो सके, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में ये तो जो है क्षेत्र पाकिस्तान में आ जाएगा। तब आश्चर्यजनक रूप से महात्मा गांधी जी वहां पर लोगों को क्या कहते हैं, सुनने की बात है, समझने की बात है। वो उन लोगों को समझाते हैं कि मुझे मालूम है कि आप सब लोग 15 अगस्त के बाद होने वाले दंगों से घबरा रहे हो, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कोई दंगा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन्ना ने मुझे आश्वासन दिया है कि सभी हिंदू सिख लोगों की सुरक्षा की जाएगी और आप में से कोई भी ये विचार न करे कि आपको यहां से भारत में आना है। आप जहां हो आपके घर में ही आपको रहना है। और इसके साथ उन्होंने जब और मीठी मीठी बातें बहुत सारी की, लेकिन उन सब बातों को सुनकर के वहां जो लोग भी उपस्थित थे उनको एक इतना गुस्सा उनके अंदर भरा जा रहा था, बढ़ रहा था। तो जो मीटिंग का समय था उस समय से पहले ही उनको वहां से निकाला गया और सब लोगों के मन में एक आश्चर्य था कि आखिर सब कुछ देख करके भी महात्मा गांधी इतने उदासीन कैसे रह सकते हैं, उतना कैसे कह सकते हैं, किसी को कैसे समझा सकते हैं। और उसी समय लाहौर में एक घटना होती है कि लाहौर के व्यापारी लोग जो है इन सब दंगों के कारण, आक्रमणों के कारण पूरे लाहौर को बंद रखते हैं और लाहौर का बंद था और मुस्लिम गार्ड, नेशनल गार्ड के हमले बढ़ते जाते, इसके विरोध में उन्होंने बंद रखा था। और जो लोग सब जानते थे कि मुस्लिम लीग का ही ये संगठन है और उस समय ही लाहौर के जो गवर्नर थे सर इरवान जेकिंस, वो बड़े दंगों को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उनको उसी समय समाचार मिला कि महात्मा गांधी जो है वो कल यहाँ पर आने वाले हैं। बड़ी चिंता उनको लगी थी। लाहौर का जो हिंदू बहुल इलाका था जिसमें गोमती बाजार आता है, किशन नगर आता है, संत नगर आता है, रामगली है, राजगढ़ है, ऐसे जो हिंदू बहुल इलाकों में
उस समय की परिस्थितियों का मैं आपके सामने थोड़ी सी बात बताता हूं कि संघ का काम कितना मजबूत वहां पर, कितना अच्छा काम वहां पे चलता था। और एक लगभग 250 शाखा अकेले लाहौर में उस मुस्लिम हिंदू बहुल इलाकों में लगती थी, और हर शाखा की संख्या औसतन लगभग 200 से 250 रहती थी। एक बहुत बड़ी संख्या में मजबूत एक स्थान वहां पर संघ का था। लेकिन उस माहौल में भी जब सब तरफ से देखा तो वहां से पलायन जो है हिंदू समाज का शुरू हो गया था। और आज ही, जैसे मैंने कल 3 तारीख के बारे में बताया, 4 तारीख को बताया था कि आज के दिन ही सुबह 8 बजे गुरु गोलवलकर जी जो है वो कराची पहुंचने वाले थे। सुबह 8 बजे वहां से मुंबई से रवाना होके जुहू पे, वहां पे एक उनका अपना सरकार का जो था एयरपोर्ट, वहां से उड़ करके वो कराची आने वाले थे। उस समय टाटा एयरलाइन की सर्विस चलती थी, तो टाटा एयरलाइन के विमान से वो कराची आने वाले थे और वो आए, आबादी थत्ते उनके साथ में थे। तो उस समय पूरे कराची के हवाई अड्डे पर एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था सरकार की नहीं थी, वो व्यवस्था स्वयं सेवकों ने अपने स्तर पर की थी। और बाद में जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय लाहौर में महानगर कार्यवाह होते थे और उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं जो है वहां से दुरुस्त कर रखी थी। लेखक बताते हैं कि कुछ लोगों को बुरके में भी वहां पर खड़ा कर रखा था ताकि किसी की नजर में आए बिना हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर सुरक्षाकर्मी नजर रख सके। इतनी गहनता के साथ में सुरक्षा व्यवस्था स्वयंसेवकों ने अपने स्तर की। और हम सब जानते हैं कि कराची में वो आए थे, और कराची वो शहर था जो शायद उस समय संभावना व्यक्त की जा रही थी कि पाकिस्तान की राजधानी बन सकता है। और ठीक 9-10 दिन के बाद में जो जगह पाकिस्तान बनने वाला था, उस जगह पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम वहां पे आयोजित किया। हम सब जानते हैं, वहां पर एक बड़ी जनसभा रखी, एक पथ संचलन का आयोजन किया। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि वहां पे जो भी मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम जो लोग लीग के लोग थे, गार्ड के लोग थे, वो जो आक्रमण कर रहे थे, उनके ऊपर एक ठीक प्रकार से अंकुश लगना चाहिए, और साथ ही में हिंदू समाज का मनोबल बढ़ना चाहिए कि हिम्मत के साथ वो खड़े रहे वहां पर। और मैं आपको बता दें, मैंने भी पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 5 अगस्त को कराची में 10,000 स्वयंसेवकों का गणवेश में, पूर्ण गणवेश में पद संचलन निकला था। हम संघ के कार्य की एक भव्यता का, विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी समय जब गुरुजी ने उस जनसभा में जिनकी अध्यक्षता जिन्होंने की थी, वो सिंधी समाज के बड़े धर्मगुरु थे, टी.एल. वासवानी, सिंधी समाज के मान्यता प्राप्त धर्मगुरु थे। उन्होंने अध्यक्षता की। उन्होंने खुद ने एक बात कही उस समय कि आज का दिन याद रखा जाएगा, इतिहास में याद रखा जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सभी सिंधी, हिंदू बहुल सिंधी लोगों के साथ में डट के खड़ा है। और उसके बाद में गुरुजी ने भी उस समय अपने भाषण के अंदर पूरी सिंध की संस्कृति को, राजा दाहिर की संस्कृति को, परंपरा को उल्लेख करते हुए एक बहुत ही जोशीला, एक बहुत ही ओजस्वी भाषण वहां पे दिया कि ताकि यहाँ के हिंदू समाज के लोगों में एक जोश आए, एक उत्साह आए, एक हिम्मत बढ़े। और उस समय वहां पे एक चाय पानी का कार्यक्रम भी बाद में लोगों के साथ में रखा गया। और एक उसी समय एक वहां पत्रिका निकलती थी जो सिंध ऑब्जर्वर, उस नाम से एक पत्रिका निकलती, उसके संपादक थे के पुनैया। उन्होंने एक सवाल किया गुरुजी से। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस समय की बातचीत क्या होती थी। तो उन्होंने एक सवाल किया कि क्यों नहीं हम इस विभाजन को सहजता से स्वीकार करें। जिस प्रकार एक शरीर में कोई अंग सड़ जाता है तो हमें काटना ही पड़ता है। तो गुरुजी बड़ा मजाकी थे, उन्होंने व्यंग्य भी किया और मजाक भी किया। हाँ, मैं जानता हूं नाक कटने के बाद भी मनुष्य जीवित तो रहता ही है, लेकिन उसका जीवन जीना नहीं होता है। तो बड़ा कटाक्ष भरा और व्यंग्य भरा उनका सटीक उत्तर था। और उस समय की जो भी परिस्थितियां थी, हम सब जानते हैं कि देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगों की लगातार खबरें आ रही थी। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, मनोनीत प्रधानमंत्री 17 यार्क रोड में बैठ करके अपने सरकार के कुछ कामकाज निपटा रहे थे।
बाकी तो बहुत सारे काम होंगे शायद, लेकिन मैं 3 बातों का थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा कि ताकि उनकी एक उस समय की मनस्थिति का अपने को अंदाजा हो जाए कि वो किस प्रकार के कामों को और किस शैली से करते थे। तो उनके सामने 3 एक महत्वपूर्ण फाइलें थी। एक फाइल थी उस समय के ऑडिटर जनरल की, भारत सरकार के ऑडिटर जनरल सर बर्टी स्ट्रेंग की। उन्होंने पूछा था नेहरू जी से कि भाई स्वतंत्रता के बाद मैं इस पद पे रह सकता हूं, मेरी स्वतंत्र भारत में क्या भूमिका होगी। तो नेहरू जी उनको उत्तर देते हैं कि भारत सरकार ने नीति बनाई है कि कोई भी अंग्रेज अफसर यदि अपनी इच्छा होगी उसकी रुकने की तो उसे हम हटाएंगे नहीं, और बाकायदा उसको नियुक्ति दी गई, वो वहां पे रुका। दूसरी उनके पास फाइल थी, सर लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछे थे 2 सवाल। पहला सवाल उन्होंने पूछा था कि मेरे स्टाफ का क्या होगा, स्टाफ जो है मेरा, वो स्टाफ मैं कितना रख पाऊंगा, मेरे स्टाफ का क्या भविष्य क्या है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं अब वाइसराय नहीं रहूंगा, तो 15 तारीख के बाद में छोटे किसी आवास में मैं चला जाता हूं, ताकि ये जो वाइसराय भवन है, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, वो किसी और काम में आ सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े उदार हृदय थे, तो उन्होंने दोनों ही बातों में उत्तर दिया कि स्टाफ के बारे में निर्णय आपको करना है, आपको जितना और जैसा स्टाफ चाहिए वो सब आपको भारत सरकार देगी। दूसरा उन्होंने कहा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी वायसराय भवन में आप रहिए, आपकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इन सब बातों में से जो मैं बात एक कहना चाहूँगा आज के दिन के लिए, 5 तारीख के लिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे देश भर में जो भी सीमाएं थी, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ विभाजन का विषय आया था, वहाँ पे दंगे चल रहे थे और चल रहे थे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, सब लोग नेता लोग क्या कर रहे थे। उस बीच में एक व्यक्ति जो गुरुजी के नाम से, गोलुल के नाम से थे, वो रांची में बैठ करके उस समय जो विभाजित इलाका था, रांची में बैठ करके और हिंदू समाज की रक्षा की, भविष्य की योजना बना रहा था। इन सब बातों के साथ साथ में आने वाले और 2 दिनों में हम सब लोग जो है आगे की गाथा सुनेंगे ही। और इन सब के बीच में मैं पुनः एक बार आप सब लोगों को बात शेयर करना चाहूँगा कि इस पूरी किताब को लिखने में लेखक को जो संघर्ष किया है, जो उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और जितना शोध किया है, वो वास्तव में पढ़ने लायक है। मैं इस किताब का आपके सामने एक दर्शन कराता हूँ। ये प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और वे 15 दिन आपको जहाँ कहीं भी मिले तो आप निश्चित रूप से इस किताब को पढ़ना। बहुत सारे तथ्य, हो सकता है कि मैंने तो एक कम समय में आपको कम बातें बताई है, कभी मौका मिलेगा तो इनके जो लेखक है प्रशांत पॉल भाई, उनको भी हम आपके साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आप, ताकि और भी जिज्ञासा जो बाकी जो चीज़ें इसमें नहीं छपी है, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें छाप नहीं सके, क्योंकि किताब की, पुस्तक की अपनी सीमा होती है, मर्यादा होती है। तो बहुत सारे तथ्य उनके पास में, वो एक दावा भी करते हैं कि इस किताब में कोई भी जो चीज़ लिखी है उस सब के पीछे मेरे पास सबूत है, बिना सबूत मैंने एक भी बात इस किताब के अंदर नहीं लिखी है। तो इतनी सत्य निष्ठा के साथ, इतना विश्वास के साथ प्रशांत पॉल जी ने जो पुस्तक लिखी है, निश्चित रूप से हम सब के लिए पठनीय है। और इनके आगे आने वाले 10 दिनों की गाथा 2 पार्ट में हम कल और परसों इसी समय जरूर करेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर भेजिएगा। कल शुरुआत में या फिर अंत में उन प्रश्नों का उत्तर जो है मैं देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।